आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यूरिनरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी शरीर के अंदर? शरीर में क्या होता है कि कोशिकाओं में उपापचय क्रियाएं चलती है। उन उपापचय क्रियाओं की वजह से शरीर के अंदर कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, सही है, इसके साथ साथ अमोनिया। तो इन चीज़ों को, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहा जाता है। और यह जिस तंत्र के द्वारा ये क्रिया संपन्न की जाती है उसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंदर अपन इसके चार पार्ट होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला किडनी, जिसको वृक्क बोला जाता है। दूसरा इसका भाग है मूत्रवाहिनियां, यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियां, सही है। इसके बाद में क्या आता है? तीसरा भाग आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय बोला जाता है। चौथा इसका पार्ट होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग, ये चार पार्ट होते हैं इसके उत्सर्जन तंत्र के, जिसमें किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार भाग होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इसके बारे में देखो। सबसे पहले ये दो किडनी जो है, किडनी कहाँ स्थित होती है? दो किडनी शरीर के पृष्ठीय भाग में, डोर्सल स्पेस में, जो अपनी मेरुरज्जु जो होती है, शरीर की मेरुरज्जु जो होती है, उसके दोनों साइड में ये व्यवस्थित होती है। पृष्ठीय भाग में ध्यान रखना, डोर्सल सरफेस यानी कि जो पीठ की जो पार्ट होता है, पीठ वाली जो सरफेस होती है, उस साइड में ये व्यवस्थित होती है और संख्या में दो होती है। इनसे निकलते हैं फिर इसके बाद में मूत्रवाहिनियां निकलती है। ये मूत्रवाहिनियां किसमें जाके मिलती है? ये मूत्रवाहिनियां किसमें जाके मिलती है? मूत्राशय में। किसमें जाके मिल रही है मूत्रवाहिनियां? मूत्राशय में, सही है। मूत्रवाहिनियां जो है किडनी से निकलती है, किडनी से निकलने के बाद कहाँ मिलती है? मूत्राशय में। मूत्राशय से फिर एक नलिका निकलती है जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग, जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो ये चार पार्ट इसके हो गए, जिसमें ये होती है किडनी, किडनी हो गई। इसके अलावा ये हो गई यूरेटर्स, जिसको मूत्रवाहिनी भी कहा जाता है। ये दो मूत्रवाहिनियां होगी। इसके बाद में ये आता है मूत्राशय, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। फिर इसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर आगे खुलता है किसमें? मूत्र मार्ग के अंदर, यूरेथ्रा, जिसको बोला जाता है मूत्र मार्ग। ये चार पार्ट हो गए यूरिनरी सिस्टम में। इसमें अपन को पढ़ना है किडनी के बारे में। जो मेन इसका टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र का, उसमें अपन को क्या पढ़ना है? किडनी के बारे में पढ़ना है। किडनी की संरचना पढ़नी है, किडनी की कार्य की और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, उसकी संरचना किस प्रकार होती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, वो सब चीजें अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किडनी, किडनी की उपस्थिति कहां पर होती है वो मैंने आपको बता दिया। इसकी उपस्थिति जो होती है डोर्सल सरफेस पर होती है। डोर्सल सरफेस पर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ ये चिपकी हुई होती है,
दोनों तरफ इसकी स्थिति होती है डोर्सल सरफेस के ऊपर, मतलब जो अपने पीछे पीठ की जो सरफेस होती है उसके पास में ये स्थित होती है। किडनी होती है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? मूत्र निर्माण। किडनी का मेन कार्य क्या होता है? मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण करना मतलब यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो काम है वो किडनी का मुख्य काम है। इसके अलावा ये क्या करती है? शरीर का जो अंतरकोशिकीय कोशिकाओं के बाहर जो स्पेस होता है, बाह्य कोशिकीय स्पेस, जैसे कि अपन बात करते हैं वो दो कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं शरीर के अंदर, इनके बाहर जो स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर इस स्पेस को क्या बोला जाता है? बाह्य कोशिकीय स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाता है? बाह्य कोशिकीय स्पेस। और कोशिका के अंदर जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है अंतरकोशिकीय स्पेस। तो ये जो किडनी है, वर्क जो है किडनी की बात करते हैं तो किडनी बाह्य कोशिकीय स्पेस में जो तरल होता है उस तरल को सामान्य बनाए रखने का काम करती है। इस तरल की मात्रा को सामान्य बनाए रखने का काम करती है। कैसे कि किडनी के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे कि मूत्र का निर्माण होता है वो किस में होता है? नेफ्रॉन के अंदर होता है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है? उसमें जो रक्त का छन्ना, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करना, उसमें आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये चीजों इनको वापस अवशोषण करना, ये सारी क्रियाएं चलती है। तो इस वजह से ये क्या करती है? जो कोशिकाओं के बाहर स्पेस होता है, बाह्य कोशिकीय स्पेस, इसकी मात्रा को नियमित या कांस्टेंट रखने का काम करती है। इसके अलावा इसका दूसरा पहला कार्य देखिए हो गया कार्य, किडनी के कार्य की बात कर रहे हैं तो पहला कार्य हो गया मूत्र का निर्माण करना, सही है। बाह्य कोशिकीय स्पेस, बाह्य कोशिकीय स्पेस के तरल को सामान्य बनाए रखना, तरल की मात्रा को सामान्य बनाए रखना, सही है। इसका दूसरा कार्य हो गया मूत्र का निर्माण हो गया। तीसरा कार्य अपन बात करते हैं, ये शरीर में पीएच को भी नियमित करती है। पीएच का नियमन, पीएच का नियमन किस प्रकार करती है? जैसे कि अपन बात करते हैं बाह्य कोशिकीय स्पेस, इस स्पेस में जो तरल पाया जाता है उस तरल की पीएच का मान क्या होता है? एक फिक्स मान होता है इसकी पीएच का, उस फिक्स मान को बनाए रखने का काम भी किडनी करती है। किस प्रकार से? पीएच किस पे डिपेंड होती है? कौन से आयन पे डिपेंड होती है? पीएच H+ आयन, हाइड्रोजन आयन होते हैं इसके ऊपर ये डिपेंड होती है। हाइड्रोजन आयन जब किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, जब मूत्र का निर्माण होता है तो रक्त छनता है, रक्त किडनी में छनता है तो उस समय क्या होता है कि H+ आयन, कुछ मात्रा में H+ आयन, कुछ या बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन जो होते हैं वो उसमें छोड़ दिए जाते हैं। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा मूत्र निर्माण के समय H+ आयन यहाँ से बाह्य कोशिकीय स्पेस से लेके इसको कहाँ छोड़ दिया जाता है? किडनी के जो नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ से जैसे यहाँ पे H+ की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे ही बाह्य कोशिकीय स्पेस में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होती है तो ज्यादा होती है किडनी उस ज्यादा H+ आयन को किडनी में ले जाती है, नेफ्रॉन में छोड़ देती है और वो बाहर शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये H+ आयन की मात्रा के आधार पर, उसको उत्सर्जित करने की मात्रा के आधार पर ये पीएच का नियमन भी करती है। चौथा इसका कार्य है शरीर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों में अपन बात करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जिनको बोल सकते हैं अपन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि वो नाइट्रोजन के बने होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, तीसरा हो गया अमोनिया। ये होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिकाओं के अंदर उपापचय क्रियाओं के दौरान निर्मित होते हैं। कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के दौरान इनका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? किडनी, सही है। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यूरिया कौन से जीवों में उत्सर्जित होता है, यूरिक अम्ल कौन से जीवों में उत्सर्जित होता है, अमोनिया कौन से जीवों में उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पे देखो, अमोनिया जो होता है वो बहुत ही अधिक ज्यादा विषैला होता है। अमोनिया है वो ज्यादा विषैला होता है। अमोनिया है वो बहुत ही ज्यादा विषैला होता है। इसका मतलब है कि इसको उत्सर्जित करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है।
अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कौन से जीव हैं जिनके चारों तरफ सराउंडिंग में जल ही जल है, मतलब ये अमोनिया ऐसे जीवों में, अमोनिया जो है ऐसे जीवों में उत्सर्जित होता है किडनी के द्वारा, ऐसे जीवों में उत्सर्जित किया जाता है जहां पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जहां पे जल की कोई कमी नहीं हो। ऐसे जीव कौन से होते हैं? समुद्री जीव, जैसे कि मछलियां होती है, मेंढक हो गया, ये जो है उभयचर प्राणी हो गया, मछली हो गई, ये इनके पास पास पानी की कोई कमी नहीं है, जल की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए इनकी किडनी क्या करती है? अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला जीव कौन सा है, ऑप्शन दे देता है चार, तो उनमें जो मछली है, जो जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर अमोनिया का उत्सर्जन होगा। दूसरा हम बात करते हैं यूरिया का। यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए ये थोड़ा कम विषैला होता है, मतलब अमोनिया से कम विषैला, याद रखना, अमोनिया से कम विषैला, लेकिन अमोनिया से कम विषैला लेकिन यूरिक अम्ल से ज्यादा विषैला, मतलब इन दोनों के मध्य का विषैला ये पदार्थ होता है यूरिया। अमोनिया से ज्यादा विषैला और यूरिक अम्ल से, सॉरी, अमोनिया से कम विषैला, यूरिक अम्ल से ज्यादा विषैला, यूरिक अम्ल से ज्यादा विषैला। समझ में आ गया? देखो, अमोनिया होता है, अमोनिया बहुत ही ज्यादा विषैला होता है, इसलिए इसको उत्सर्जित करने के लिए किडनी के द्वारा इसका उत्सर्जन करने के लिए अधिक से अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि जो समुद्री जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर जल की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा बात करते हैं यूरिया। यूरिया अमोनिया से कम विषैला होता है लेकिन यूरिक अम्ल से थोड़ा ज्यादा विषैला होता है, इसलिए जितना जल अमोनिया को उत्सर्जन करने में लग रहा था उतना जल इसमें नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा कम जल लगेगा। इसके उदाहरण की बात करें तो ऐसे जीव जो स्थल पर पाए जाते हैं, जो धरती के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो धरती के ऊपर पाए जाते हैं और उनके आसपास थोड़ा बहुत पानी उपस्थित है, थोड़ा बहुत जल उपस्थित है, जैसे कि अपन बात करते हैं हुमन की, हुमन की अपन बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं, जो रूमिनेट्स, जो जीव है, पालतू जीव सारे, जो पालतू जीव हो गए, जो जंगली जीव हो गए सारे, वो क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि यूरिया होता है वो अमोनिया से थोड़ा कम विषैला होता है, इसलिए इसको पानी की भी कम आवश्यकता होगी, कम विषैला है तो इसका उत्सर्जन के लिए भी थोड़े पानी की कम आवश्यकता होगी। तो ऐसे जीव जो धरातल पर पाए जाते हैं और उनके आसपास थोड़ा बहुत जल उपस्थित है, ऐसे जीवों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तीसरा अपन बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल जो है वो इन दोनों से कम विषैला है, अमोनिया से भी कम विषैला होता है और यूरिया से भी कम विषैला होता है, मतलब बहुत ही कम विषैलापन इसमें पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा विषैला था, अधिक जल की आवश्यकता पड़ रही थी, थोड़ा कम विषैला है, थोड़ा कम जल की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब ये विषैला नहीं है तो इसको जल की आवश्यकता बहुत ही नगण्य मात्रा में पड़ती है। यूरिक अम्ल बहुत ही कम विषैला होता है, इसलिए इसका उत्सर्जन करने में बहुत ही कम जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके उदाहरण के तौर पे बात करें तो ऐसे जीव जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं, जिनके सराउंडिंग, जिनके आसपास जल की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, ऐसे जीव जिनके आसपास बहुत ही ज्यादा कम जल होता है, कम जल पाया जाता है, तो ऐसे जीव क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थलीय जीव, इसके अलावा पक्षी जो होते हैं वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सही है? आपने देखा होगा पक्षियों के अंदर आपने कभी यूरिन उत्सर्जन करते हुए नहीं देखा होगा, उनका जो क्लोएका होता है, आपने देखा होगा उनका जो क्लोएका होता है, मतलब यूरिन का पत्र और जो फेसेस, मतलब गोबर निकालने का जो मार्ग होता है, दोनों एक ही मार्ग होते हैं पक्षियों के अंदर, दोनों अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब है कि जो पक्षी होते हैं वो यूरिक अम्ल भी साथ में, फेसेस के साथ में ही उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन गोबर के साथ में ही करते हैं। पक्षियों की अपन बात करें तो ऐसे जीव जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, और इसके अलावा पक्षी जो है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन वो करते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिनके आसपास बहुत ही ज्यादा जल की मात्रा होती है। यूरिया की बात करते हैं, यूरिया जो धरातल पर रहने वाले, जिनके आसपास थोड़ा बहुत जल उपस्थित है, ऐसे जीव क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये तो हो गए
किडनी के कार्य, किडनी क्या कार्य करती है। इसके अलावा किडनी जो है वो दो प्रकार के हार्मोनों का उत्सर्जन भी करती है। इसके अलावा किडनी जो है दो प्रकार के ऐसे हार्मोन हैं जो किडनी के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ऐसे हार्मोन है, दो प्रकार के ऐसे हार्मोन हैं जो किडनी के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। पहला है इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन। दूसरा इसमें आता है रेनिन। देखो इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जो है वो क्या करता है, रक्त में आरबीसी बढ़ाने का काम करता है। रक्त में आरबीसी बढ़ाने में सहायता करता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने में सहायता करता है कौन, एरिथ्रोपोइटीन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी के द्वारा उत्सर्जित निम्न में से किडनी द्वारा उत्सर्जित हार्मोन है, किडनी द्वारा निर्मित हार्मोन है। इसमें ऑप्शन में दोनों, ये दोनों भी हो सकते हैं, जिसमें पूछ जाएगा कि ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, या इनमें कोई एक नाम भी दिया जा सकता है। इरिथ्रोपोइटीन जो है वो रक्त में आरबीसी बढ़ाने का काम करता है। दूसरा हम बात करते हैं रेनिन। एक रेनिन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में एक रेनिन और होता है, वो इससे अलग होता है, याद रखना। उसका स्पेलिंग क्या होता है, इसमें सिंगल एन है, उसमें डबल एन आता है, याद रखना। ये जो रेनिन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेनिन है उससे अलग होता है। ये रेनिन क्या करता है, आपने एड्रिनल ग्रंथि का नाम सुना होगा। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि, अभी देखो रेनिन का कार्य मैं बता रहा हूँ, रेनिन क्या काम करता है वो बता रहा हूँ। इरिथ्रोपोइटीन क्या काम करता है, आरबीसी बढ़ाने का काम करता है। अब रेनिन क्या काम करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने एड्रिनल ग्रंथि देखी होगी, एड्रिनल ग्रंथि पढ़ी होगी आपने। एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स और एक पार्ट होता है इसका एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल कोर्टेक्स से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो ये रेनिन क्या करता है, रेनिन इस एल्डोस्टेरोन के उत्सर्जन में सहायता करता है, इसके निर्माण में सहायता करता है। याद रखना रेनिन का क्या काम है, एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण में सहायता करता है। ये हो गया रेनिन का काम। इरिथ्रोपोइटीन का काम क्या हो गया, रक्त में आरबीसी का निर्माण करवाना। रेनिन का काम क्या हो गया, एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल कोर्टेक्स वाले भाग से एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण करवाना। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन लवणों के अवशोषण में सहायता करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो लवणों के अवशोषण में सहायता करता है। किडनी में जब मूत्र निर्माण होगा, जब अपना आगे पढ़ेंगे मूत्र निर्माण का क्रिया किस प्रकार होती है, तो उसमें कुछ चीजें उसमें अवशोषित की जाती है, कुछ चीजें किडनी के अंदर उत्सर्जित की जाती है। तो जो अवशोषण वाला पार्ट होता है वो कई बार उसमें क्या होता है कि उसमें जो लाभकारी, शरीर के लिए लाभकारी मिनरल्स भी मूत्र के साथ बाहर जाने लगते हैं, तो उनको रोकने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। उनको वापस मूत्र से अवशोषित करने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। याद रखना लवणों के अवशोषण में सहायता करता है। ये हो गया किडनी से उत्सर्जित होने वाले हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
किडनी की संरचना, किडनी की संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसको बोला जाता है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। आगे पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना। इसके अलावा किडनी जो होती है, किडनी के दो भाग होते हैं, किडनी के दो भाग होते हैं। अगर किडनी की अगर संरचना अपन टीएस इसका काटते हैं, इस प्रकार की किडनी की संरचना होती है। किडनी में जो ऊपर वाला जो भाग होता है, किडनी में ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे दो भाग होते हैं किडनी के, तो ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है कोर्टेक्स। इसको क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है, किडनी का कोर्टेक्स भाग। और लेकिन जो मध्य वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मेडुला। इसको क्या बोला जाता है, मेडुला। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है कोर्टेक्स, और अंदर वाला जो भाग होता है किडनी का उसको बोला जाता है मेडुला। सही है, इसको क्या बोला जाता है, मेडुला। हो गया। ये थोड़ा गहरे रंग, सॉरी हल्के रंग का होता है। मेडुला वाला भाग हल्के रंग का होता है, ये होता है गहरे रंग का। इसका गहरा रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो होता है हल्का रंग होता है। अब अपन बात करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो स्थित होते हैं वो आगे पर पढ़ेंगे। नेफ्रॉन जो होते हैं वो मेडुला और कोर्टेक्स दोनों भागों में स्थित होते हैं। जो नेफ्रॉन जो भाग होते हैं, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किडनी की, वो कहाँ स्थित होते हैं, वो स्थित होते हैं मेडुला, सॉरी कोर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में स्थित होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं नेफ्रॉन, वो भी आप आगे अपन पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपस्थिति के आधार पर। मतलब ये जो नेफ्रॉन उपस्थित हुआ है, ये कोर्टेक्स वाला भाग, ये मेडुला वाला भाग, तो इन दोनों के बीच में अगर नेफ्रॉन कौन सी स्थिति पर उपस्थित है उसके आधार पर नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। आगे अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ लो कि जो नेफ्रॉन की स्थिति होती है वो कोर्टेक्स और मेडुला के बीच में होती है। सही है। इसके अलावा जो मेडुला पार्ट, सॉरी कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कुछ धब्बे समान संरचना, लाल लाल धब्बे के समान संरचना दिखाई देगी आपको। जब इसका टीएस काटोगे तो लाल लाल धब्बे के समान पूरे कोर्टेक्स में ऐसी संरचनाएं दिखाई देगी, जिसको बोला जाता है मेलपिजियन कार्पसल्स, जिनको बोला जाता है मेलपिजियन कार्पसल्स। मेलपिजियन कार्पसल्स धब्बे समान कोर्टेक्स वाले भाग में, ध्यान रखना जो किडनी होती है, किडनी के कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ धब्बे समान संरचना आपको दिखाई देगी, जिसको कहा जाता है मेलपिजियन कार्पसल्स। अब ये मेलपिजियन कार्पसल्स क्या होती है उसके बारे में आगे मैं डिटेल्स बताऊंगा। जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें आएगा मेलपिजियन कार्पसल्स। तो अपन को किडनी के टीएस में ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ ऐसे धब्बे समान संरचना दिखाई देती है। अब वो क्या होती है आगे अपन इसमें नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे, उसी समय इसको देखेंगे। इसके अलावा जो मेडुला पार्ट होता है उसमें एक त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है। जो मेडुला वाला पार्ट होता है उसमें ऐसे एक त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है, ऐसे त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है, जिसका जो आधार होता है वो कोर्टेक्स के अंदर होता है, जबकि जो बाकी भाग होते हैं वो किसमें होते हैं, मेडुला में। आधार वाला भाग कहाँ होता है, कोर्टेक्स में, बाकी भाग मेडुला में स्थित होते हैं। और ये जो ये त्रिकोण होता है, ये त्रिकोणीय संरचना जो है ये किसकी बनी होती है, ये जो त्रिकोणीय संरचना होती है, ये जो त्रिकोणीय संरचना होती है ये बनी होती है नेफ्रॉन, इसके अंदर नेफ्रॉन आते हैं, नेफ्रॉन के अलावा इसके अंदर संयोजी ऊतक आते हैं, संयोजी ऊतक के अलावा इसके अंदर रक्त वाहिनियां आती है, इसमें लसिका वाहिनियां आती है। इन सबसे मिलकर एक त्रिकोण समान संरचना बनती है। इसमें क्या क्या चीज आ गई, त्रिकोणीय में, त्रिकोण संरचना में क्या क्या चीजें आ गई, इसमें नेफ्रॉन आ गया, नेफ्रॉन के अलावा रक्त वाहिनियां इसमें आ गई, लसिका वाहिनियां इसमें आ गई, इसके अलावा संयोजी ऊतक भी इसमें आते हैं। ये चार
चार प्रकार की चीजें मिलकर क्या बनाती है, क्या बनाती है, त्रिकोणीय संरचना। ये त्रिकोणीय संरचना कहला बनाती है। इस त्रिकोणीय संरचना को क्या बोला जाता है, इस त्रिकोणीय संरचना को क्या बोला जाता है, रिनल पिरामिड। रिनल पिरामिड, इस त्रिकोणीय संरचना को क्या कहा जाता है, रिनल पिरामिड। सही है, याद रखना। इसका जो आधार होता है, त्रिकोणीय संरचना का जो आधार होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा। और नेफ्रॉन का अधिकांश भाग जो होता है वो किसमें स्थित होता है, कोर्टेक्स में। नेफ्रॉन का अधिकांश भाग कोर्टेक्स में स्थित होता है, इसलिए इसका आधार किसके द्वारा बनाया जाता है, कोर्टेक्स सॉरी नेफ्रॉन के द्वारा। और नेफ्रॉन किसमें उपस्थित होते हैं, कोर्टेक्स में। तो याद रखना, जो त्रिकोणीय संरचना है जिसको रिनल पिरामिड अपन ने नाम दिया है, रिनल पिरामिड का आधार भाग कोर्टेक्स में स्थित होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है, इसमें संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं, इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, इसमें लसिका वाहिनियां इसमें उपस्थित होती है, इसके अलावा नेफ्रॉन, इन चारों चीजों से मिलकर एक त्रिकोणीय संरचना बनती है जिसे नाम दिया रिनल पिरामिड। क्या नाम दिया, जिसे रिनल पिरामिड। ये हो गई किडनी की संरचना, ये होगी किडनी की संरचना, जिसको मैं दोबारा बता देता हूँ। किडनी का अगर टी सेक्शन अपन काटते हैं, टी सेक्शन अपन काटते हैं तो उसमें दो भाग अपन को दिखाई देते हैं, एक गहरे रंग का दिखाई देगा, एक हल्के रंग का दिखाई देगा। गहरे रंग के भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है, हल्के रंग के भाग को मेडुला कहा जाता है। सही है, अब अपन बात करते हैं नेफ्रॉन की, जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन, वो किडनी के कोर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि किडनी के कोर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में इसकी उपस्थिति होती है, लेकिन अधिकांश भाग इसका जो उपस्थित होता है वो कोर्टेक्स में स्थित होता है। नेफ्रॉन का अधिकांश भाग कोर्टेक्स में उपस्थित होता है, कोर्टेक्स में उपस्थित होता है। अब अपन बात करते हैं कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स में कुछ लाल लाल धब्बे के समान संरचना और दिखाई देती है अपन को, जिसको अपन ने नाम दिया मेलपिजियन कार्पसल्स। क्या नाम दिया, मेलपिजियन कार्पसल्स। कोर्टेक्स में कुछ धब्बे समान, लाल लाल धब्बे समान संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें मेलपिजियन कार्पसल्स कहा जाता है। ये मेलपिजियन कार्पसल्स क्या होती है, जब अपन नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा कि मेलपिजियन कार्पसल्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडुला और इसका कोर्टेक्स। मेडुला और कोर्टेक्स जो है वो एक त्रिकोणीय संरचना बनाते हैं। किडनी में मेडुला और इसका कोर्टेक्स एक त्रिकोणीय संरचना बना, इसके अंदर त्रिकोणीय संरचना दिखाई देती है, जिसका जो आधार होता है वो कोर्टेक्स की तरफ होता है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये त्रिकोणीय संरचना किससे मिलकर बनी होती है, एक तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अलावा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के अलावा रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियां, इन चारों चीजों से मिलकर ये त्रिकोणीय संरचना का निर्माण होता है। इस त्रिकोणीय संरचना को क्या कहा जाता है, रिनल पिरामिड। तो ये हो गई किडनी की संरचना। और यहां से इसकी मूत्रवाहिनियां निकलती है, यहां से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनियां निकलती है, जो आगे जाके किसमें मिलती है, किसमें मिलती है, ये आगे जाके मूत्राशय में मिल जाती है। एक किडनी की संरचना ये होगी। उसी प्रकार दूसरी किडनी यहाँ स्थित होती है, बीच में से मेरुरज्जु निकलती है। सही है, तो मेरुरज्जु के पीछे की तरफ पृष्ठ साइड में, पृष्ठीय साइड में डोर्सल सरफेस में ये स्थित होती है और मेरुरज्जु के पास में जुड़ी हुई होती है। हो गया, चलो ये थी किडनी की संरचना। नेक्स्ट अपन अब देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसको वृक्क नलिका भी कहा जाता है। वृक्क नलिका भी जिसे कहा जाता है। अब नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई।
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्यों कहा इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? क्योंकि जो किडनी की संरचना का निर्माण है नेफ्रॉन की वजह से ही होता है। नेफ्रॉन ही मिलके किडनी की संरचना का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया संरचनात्मक इकाई। दूसरा क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य। तो किडनी का जो कार्य होता है वो मेनली रूप से किसमें होता है? नेफ्रॉन के द्वारा ही तो किया जाता है। किडनी का जो कार्य होता है जैसे कि मूत्र का निर्माण करना, किडनी का कार्य मैंने आपको बताया। मुख्य काम क्या है किडनी का? किडनी के और से बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन किडनी का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण कौन सी संरचना में होता है? किडनी की ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें मूत्र का निर्माण होता है? वृक्क, जिसको बोला सॉरी नेफ्रॉन, जिसको बोला जाता है वृक्क नलिका। इसलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई होगी क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर, अधिकांश भाग होता है किडनी का, अधिकांश भाग नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। सही है, किडनी का अधिकांश भाग होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई। और किडनी का जो कार्य होता है मूत्र का निर्माण, वो भी किसमें होता है? क्रियात्मक सॉरी नेफ्रॉन के अंदर ही होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। इसलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना की बात करते हैं तो संरचना यहाँ पे देखो आप, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। किडनी की संरचना जो होती है सॉरी नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। आप देखो यहाँ पे इसको बोला जाता है बोमन्स कैप्सूल। इस संरचना को जो आप देख रहे हो, इस संरचना को बोला जाता है बोमन्स कैप्सूल। इस संरचना को क्या बोला जाता है? बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, इस संरचना को क्या बोला जाता है? बोमन्स कैप्सूल। सही है। इसके बाद में एक रक्त वाहिनी आती है जिसको बोला जाता है, इसको एफरेंट आर्टरियोल। एक रक्त वाहिनी आती है जो धमनी होती है, एक रक्त वाहिनी आती है जिसको बोला जाता है एफरेंट आर्टरियोल, अभिसारी धमनी, इसको बोला जाता है अभिसारी, अभिसारी धमनी, जो रक्त को लेके आती है, रक्त को किडनी में लेके आती है। यहाँ पे केशिकाओं का जाल बनाती है, यहाँ पे रक्त वाहिनी एक केशिकाओं का जाल बनाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक जाल बनाती है और यहाँ से जाल बनाते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। सही है, ये जाल बनाते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। इस बाहर निकली हुई धमनी को क्या बोला जाता है? अपसारी धमनी, डिफरेंट आर्टरियोल। इसको क्या बोला जाता है? इस बाहर निकली हुई जो धमनी है जो किडनी के बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकल रही है, इसको क्या कहा जाता है? अपसारी धमनी। इसको क्या कहा जाता है? अपसारी धमनी। अब आप लोग यहाँ पे एक संरचना में आप दिख रही होगी कि इसका जो व्यास होता है, अपसारी धमनी की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, इस अपसारी धमनी की चौड़ाई कम होती है। इसकी वजह क्या है? देखो इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी तो यहाँ पे ज्यादा रक्त आएगा। सही है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी तो इसका यहाँ पे ज्यादा रक्त आएगा, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है तो यहाँ पे कम रक्त जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ रक्त यहाँ पे रह गया, यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे कम जा रहा है, मतलब तभी तो छनेगा। यहाँ पे रक्त को अपन को छानना है। इस बोमन्स कैप्सूल जो है इसके अंदर ही रक्त को छाना जाता है। सही है, इसी के अंदर रक्त को छाना जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे दाब दबाव होगा रक्त का, तभी तो वो छनेगा। तो इसलिए इसकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है। इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई, इसकी चौड़ाई कम होगी, तभी तो ये रक्त यहाँ पे छनता है। सही है, तो ये तो क्या हो गया? इसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। इसको बोला जाता है जो अंदर केशिकाओं का जाल है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। इसको बोला जाता है
ग्लोमेरुलस। जो केशिकाओं का जाल होता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे जो ये पूरी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल दोनों आते हैं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसमें वुमेन्स कैप्सूल भी आ गया, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस वाली संरचना भी आ गई, इन दोनों को मिला के क्या नाम दिया जाता है? इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है मेलपिजियन कार्पसल्स। मेलपिजियन कार्पसल्स। जो मैंने आपको बताया था अभी किडनी की संरचना आपने पढ़ी थी, मैंने आपको वहां पे कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ रक्त के लाल लाल धब्बे समान संरचना दिखाई देती है, मैंने बताया था उनको क्या नाम दिया था अपन ने? मेलपिजियन कार्पसल्स। तो वहां पे जो रक्त का जो मतलब लाल लाल धब्बे समान संरचना कोर्टेक्स वाले भाग में जो दिखाई देती है वो ये संरचना, याद रखना। ये जो वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मेलपिजियन कार्पसल्स का निर्माण करते हैं। जो अपन किडनी के अगर टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटते हैं किडनी का, तो कोर्टेक्स वाले भाग में हल्के गहरे लाल लाल धब्बे समान संरचनाएं दिखाई देती है, जिसको अपन ने क्या कहा था? मेलपिजियन कार्पसल्स। जो ये संरचनाएं दिखाई देती है, सही है। अब यहाँ पे संयोजी ऊतक पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। इस संयोजी ऊतक ये क्या करता है? इसकी कोशिकाएं, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं कभी क्या हमेशा संयोजी ऊतक की कोशिकाएं इसमें धंसने लग जाती है, मेलपिजियन कार्पसल्स के अंदर धंसने लग जाती है और एक पोर के समान मतलब एक छिद्र के बहुत ही छोटे छोटे छिद्र के समान यहाँ पे संरचना बनाती है, बहुत ही छिद्र के समान संरचना बनाती है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। इसका ये भाग हो गया, इसको बोला जाता है समन्वित, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको समीपस्थ समन्वित नलिका, समीपस्थ समन्वित नलिका, समीपस्थ समन्वित नलिका, जिसको पीसीटी बोला जाता है, प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, समीपस्थ समन्वित नलिका। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको यहां से लेके यहां तक का ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है हेलने लूप, हेलने लूप। इसको क्या बोला जाता है? हेलने लूप। जिसका ये भाग क्या कहलाता है? नीचे की तरफ उतर रहा है, मतलब ये अवरोही भाग हो गया, हेलने लूप का अवरोही भाग हो गया। ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कौन सा भाग? आरोही भाग, हेलने लूप का आरोही भाग। यहाँ पे ये जो संरचना है ये है दूरस्थ समन्वित नलिका, दूरस्थ समन्वित नलिका, जिसको डीसीटी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये आगे जाके किसमें मिल जाती है? कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, संग्रहित नलिका, संग्रहित नलिका। ये हो गई नेफ्रॉन की संरचना। ऐसे नेफ्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं किडनी के अंदर, सही है। इसकी क्रिया विधि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।